नमस्कार सभी को। मेरा नाम देवम त्रिपाठी है। मैं निपुण सेल का सदस्य हूँ। आज आपके सामने मैं निपुण विद्यालय असेसमेंट की तैयारी ग्रेड 2 के लिए कैसे करा सकते हैं वो प्रेजेंट करने आया हूँ। वेबिनार में आप लोगों ने हमने ये चर्चा की थी और आप लोगों ने देखा होगा कि तृतीय त्रिमाही की त्रैमासिक शैक्षणिक प्राथमिकता क्या है और संदर्शिका आधारित कालांशवार शिक्षण रणनीति कैसे कर सकते हैं। ये दोनों ही सेशन, ये पूरा वेबिनार हमें कक्षा को में संदर्शिका आधारित शिक्षण कराना और सरल बनाने की ओर था। अब हम अपने एनवीए की तैयारी की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। तो तीसरा जो हमारा इस पूरी कड़ी में जो बहुत महत्वपूर्ण जो बिंदु है कि निपुण विद्यालय के आकलन की रणनीति हमारी क्या होनी चाहिए और हमें इसकी तैयारी कैसी होनी चाहिए। इस पूरे रणनीति को हम 4 हिस्सों में बांटेंगे और यहाँ से जो मेजर पॉइंट, जो मेजर बिंदु हैं वो शुरू होंगे। कि अभी तक हमने वेबिनार में ये समझा कि हमें किस किन किन चीज़ों को पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है, हमारी कक्षाएं कैसे चलेंगी। लेकिन अगर अब हमें जानना है कि आकलन कैसे करना है बच्चों को निपुण विद्यालय असेसमेंट होने के लिए किस तरीके से उनकी तैयारी करनी है असेसमेंट के लिए, तो उस बिंदु पे हम चर्चा करेंगे। ये पूरा सेशन ग्रेड 2 को ध्यान में रखते हुए रखा गया है। सो ये जो पूरा सेशन उन टीचर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा जो ग्रेड 2 को पढ़ाते होंगे, क्योंकि आने वाले स्लाइड्स में हम बताएंगे कि अगर आपको रेमेडियल कराना है तो ग्रेड 2 की संदर्शिका या कार्य पुस्तिका में किस पेजेस से आपको मदद मिल सकती है। सो ये जो पूरा सेशन जो आज हम करने वाले हैं वो 4 स्टेप में डिवाइड होगा मोटा मोटी। पहला तो हम ये जानेंगे कि एनवीए में हिंदी और गणित की वो कक्षा 2 के लिए वो कौन सी दक्षताएं हैं जिन पर बच्चों का आकलन होना है। अब जब आपको दक्षताएं पता चल गई तो फिर हमें जानना होगा कि आपके बच्चे स्कूल के उन दक्षताओं पे कहाँ पे स्टैंड करते हैं। क्या वो सक्षम कैटेगरी में है, क्या वो मध्यम कैटेगरी में है, क्या वो संघर्षशील कैटेगरी में है। फिर आप उन बच्चों के रेमेडियल और पूर्ण सम्मोहन इस हिसाब से करते हैं कि बच्चों का स्तर क्या है। और जब आपको समझ में आ जाता है कि आपके बच्चे किस कैटेगरी में है, कौन किस कैटेगरी में लाई करता है, कौन किस कैटेगरी में बिलोंग करता है, तो फिर आप उसकी रेमेडियल शिक्षण योजना प्लान करते हैं। अब हम आ जाते हैं कि वो कौन सी दक्षताएं हैं जिन पे बच्चों का आकलन होने वाला है। लेटर के हिसाब से कक्षा 2 के लिए इन 4 कैटेगरी में आकलन होंगे। इन चारों की अलग अलग दक्षताएं दी हुई हैं। अब मैं आगे एक एक करके जो है आपके सामने इन दक्षताओं को रखूंगा और इन दक्षताओं से जुड़े हुए कैसे सवाल बच्चों से पूछे जा सकते हैं वो आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। मौखिक भाषा विकास में आप देखेंगे कि हम बच्चों से इस दक्षता पे सवाल पूछे जाएंगे कि कोई भी परिवेशीय या सुनी हुई 6 पंक्तियों की कविता या गीत हाव भाव के साथ सुनाइए। तो प्रश्न कैसे आएंगे बच्चों के सामने कि कोई भी कविता सुनाइए जो आपको आती हो। इसके बेसिस पे बच्चों को जज किया जाएगा। फिर सरल शब्दों से 6 से 8 वाक्यों के उपयुक्त एक अज्ञात अनुच्छेद पूछे जाएंगे, जो कि हम जानते हैं कि पिछले साल भी था और उससे पहले भी था कि बच्चों को एक स्टोरी पठन के लिए पठन का मौका दिया जाएगा और जिसके बाद उनसे 3 तथ्यात्मक और एक उच्च स्तरीय क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हम ऐप बेस्ड असेसमेंट में आप जानते हैं कि बच्चे वैसे तो पढ़ सकते हैं किताबों से, लेकिन ऐप से नहीं पढ़ पाते, तो इसलिए ऐप के ऊपर उनकी तैयारी कराना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगली दक्षता हमारी आ जाती है कि 5 सरल शब्दों से बने हुए 4 वाक्यों को सुनकर लिखें। तो आपको ये देखना है कि आपके बच्चे जो हैं क्या 4 वाक्य लिख पा रहे हैं सरल शब्दों से बने हुए, जैसे कि घर पर नल खुला है, दादी मेरे साथ चलो। क्या ये छोटे बेसिक वाक्य क्या ये आपके बच्चे लिख पा रहे हैं? क्योंकि इन दक्षताओं पे ये हमारी लिखित दक्षता है जिसपे बच्चों का आकलन होगा। अब हम आ जाते हैं संख्यात्मक या फिर गणित की दक्षताओं पे। तो पहली दक्षता यह है कि 99 तक की संख्या की गिनती, पहचान व तुलना बच्चे को आनी चाहिए। क्या बच्चा ये बता पा रहा है कि कौन सी संख्या बड़ी है? क्या वो बता पा रहा है ये संख्या कौन सी है? क्या वो बता पा रहा है कि दोनों में कौन सी संख्या बड़ी या छोटी है? तो तुलना आनी चाहिए, पहचान आनी चाहिए, बच्चों को गिनती की समझ आनी चाहिए। जोड़ घटाव और गुणा भाग, सरल जोड़ घटाव और गुणा भाग की समझ बच्चों को आनी चाहिए। जोड़ घटाव में 99 तक की संख्याओं का जोड़ एवं घटाव करना। इसमें हास्य वाले भी सवाल आएंगे और बिना हास्य वाले सवाल भी आएंगे। गुणा एवं भाग में सरल जोड़ के माध्यम से गुणा और समान वितरण बंटवारे के रूप में भाग के प्रश्न को हल करना। तो क्या बच्चा गुणे को जोड़ के रूप में लिख पा रहा है? क्या जोड़ को गुणे के रूप में लिख पा रहा है? ये समझ बच्चों में आनी चाहिए और इसका आकलन किया जाए। दो बड़ी महत्वपूर्ण दक्षताएं जो मैं आप लोग के सामने रखना चाहूंगा, और हमने जो आप लोग टीचर लेवल असेसमेंट जो होता है निपुण प्लस ऐप पे या फिर जो आपके ARP असेसमेंट करते हैं, तो हमने ये देखा है कि बच्चे इन दो दक्षताओं में अभी काफी मेहनत की उन्हें जरूरत है कि नोट एवं सिक्कों का उपयोग
बच्चों की समझ कितनी ज्यादा है, और एवं पैटर्न पैटर्न पे आप भी जानते होंगे कि बच्चों को अभी उस हिसाब से उनकी तैयारी नहीं कराई गई है जिस हिसाब से उनसे अपेक्षा है। तो पैटर्न के सवाल आप देख लीजिए कैसे आते हैं कि अगला नंबर क्या होगा। कई बार हमें भी ये तकलीफ होती है, बच्चों को समझाने में ही, प्रश्न समझाने में ही दिक्कत आती है। तो आप बच्चों की तैयारी पैटर्न के रूप में कराएं ताकि उनके लिए प्रश्न नया ना हो। सवाल तो कोई बहुत मुश्किल नहीं होता है कि 10 15 20 के बाद क्या आएगा, बट ये समझना कि पैटर्न क्या होता है, ये समझना कि अगला नंबर का मतलब क्या होता है, ये इसकी जानकारी आपको जो है बच्चों को देनी होगी और बच्चों में समझ इसकी विकसित करनी होगी। तो ये कुछ दक्षताएं थी जिन पे बच्चों का आकलन होगा और कैसे सवाल उनसे पूछे जाएंगे। आपसे उम्मीद ये है कि इन सारे सवालों को बच्चों से रूबरू कराइए। बच्चों के लिए कोई भी सवाल या कोई भी दक्षता नहीं नहीं लगनी चाहिए। अब हम आगे बढ़ेंगे कि हम ये कैसे पता करें कि बच्चे का स्तर क्या है, और उस स्तर के बाद हम बच्चों को किस समूह में बांटें और कैसे। तो हमारे पास कुछ तरीके हैं, जैसे कि आप जानते होंगे कि हर सप्ताहवार कार्य जब हम कराते हैं संदर्शिका में, तो एक दिन का कार्य होता है आकलन करना। और आकलन आप कैसे कर सकते हैं? आप आकलन जो है करते हैं कि मैंने सीख लिया। आप देखेंगे कि कार्य पुस्तिका में आप में आता है मैंने सीख लिया, एक एक पेज दिवस 6 में हिंदी में और दिवस 5 में गणित में, जहाँ पे बच्चों को हम मार्क्स देते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ कि आपने पूरे वीक में उन्हें कितना पढ़ा है। अगर वो 50% से कम बताते हैं तो हम उन्हें ग्रुप ए में डालते हैं, और अगर वो 50% से ज्यादा का जवाब दे पाते हैं तो उन्हें ग्रुप ए बी में डालते हैं। तो ये एक तरीका होता है। गणित में इसमें एक लेवल और ऊपर जुड़ जाता है कि मैंने सीख लिया के अलावा भी एक और चीज इसमें जुड़ जाती है कि आप ही जानते होंगे कि दिवस 1 से 3 तक गणित में हम शिक्षण उद्देश्य पे काम करते हैं। मतलब हर हफ्ते हम 3 शिक्षण उद्देश्य पे कार्य करते हैं। तो किसी भी दिन जब आप शिक्षण उद्देश्य पढ़ा रहे हो तो उस दिन के अंत में क्या बच्चा 70% से ज्यादा के जवाबों के सवाल मतलब सवालों के जवाब दे पा रहा है कि नहीं दे पा रहा उस दिन के शिक्षण उद्देश्य पे। अगर दे पा रहा है तो बच्चा लर्निंग कैटेगरी में है, अदरवाइज हम उसे रेमेडियल की जरूरत है। फिर हम जो एक टूल जो सरकार ने हमें प्रदान किया है और जिसका इस्तेमाल हम करते भी हैं, लेकिन अब उसकी इस्तेमाल की जो गति है वो बहुत तेजी से बढ़नी चाहिए। उस इस्तेमाल की गति नहीं, उस इस्तेमाल की समझ भी, कि हम निपुण प्लस ऐप का इस्तेमाल कैसे करें। इस निपुण प्लस ऐप का इस्तेमाल सिर्फ सिर्फ इसलिए नहीं, हम इसलिए भी करते हैं कि बच्चों का आकलन भी हो जाए, हमें पता चल जाए कि बच्चों को चीजें समझ में आ रही है या नहीं आ रही। हम इसलिए भी करते हैं क्या कि हमें ये पता चल जाए कि बच्चों को किन दक्षताओं में कमी आ रही है, मतलब वो कैसी दक्षताएं हैं जहां बच्चे पीछे रह रहे हैं, ताकि उन दक्षताओं पे और ज्यादा काम कराया जाए। टीचर जब असेसमेंट करते हैं, आपके एआरपी जब असेसमेंट करते हैं तो उनको समझ में आ जाता है कि स्कूल का स्तर क्या है। एआरपी और टीचर मेंटर का जो असेसमेंट का जो डेटा वो स्टेट के पास आता है, और स्टेट हमें ये बताता है कि कौन कौन सी दक्षताएं हैं जिसमें बच्चे कमजोर हैं, जिन पे और ज्यादा पुश या मेहनत की जरूरत है। मैं फॉर एग्जाम्पल बता देता हूँ कि जैसे पढ़ना, अनुच्छेद पढ़ना, ये अभी भी एक जटिल बिंदु है हमारे लिए दक्षता के मामले में। पैटर्न समझना और गिनती की समझ, पैटर्न, अनुच्छेद को पढ़ना, ये अभी भी हमारे लिए एक कमजोर कड़ी है जिसे हमें मजबूत करना है। तो निपुण प्लस का आपको बहुत ज्यादा पुश भी किया जाता है आपके बीओस के द्वारा, बीएसए के द्वारा, और पूरा विभाग आपको ये पुश करता है कि आप जो है निपुण प्लस ऐप का इस्तेमाल करें। और उसका रीजन ये है कि ना सिर्फ आपको ये बताता है कि बच्चे किस दक्षता में कमजोर हैं या सही है, आपको ये भी बताता है कि कितने बच्चे आपके यहाँ निपुण हैं, कितने नॉन निपुण हैं। ये एक ब्लॉक लेवल डेटा, स्टेट लेवल डेटा, डिस्ट्रिक्ट लेवल डेटा भी हमें प्रदान कराता है कि अभी ब्लॉक का स्तर कैसा है, स्कूल का स्तर कैसा है, जिले का स्तर कैसा है, और स्टेट का स्तर कैसा है। तो आप जो है निपुण प्लस ऐप का इस्तेमाल आने वाले अनुभवी के लिए एक सुचारू रूप से और एक मिशन मोड में इस्तेमाल करें ताकि बच्चा सहज हो सके। अब जब आपने बच्चों का आकलन कर लिया है और आपको समझ में आ गया है कि बच्चे का स्तर कैसा है, तो अब हम उन्हें ग्रुप में, समूह में बांटते हैं। तो हमारे पास 2 समूह होते हैं, ग्रुप समूह ए और समूह बी। समूह ए वाले वो बच्चे होते हैं जो सीखने में पीछे छूट रहे हैं और जिनके साथ हमें रेमेडियल का कार्य करना है। समूह बी वाले वो बच्चे होते हैं जिनके साथ हमें पुनरावृत्ति का कार्य करना है। तो रेमेडियल कार्य मतलब आपको वो दक्षताएं उन्हें वापस सिखानी है, और समूह बी वालों में आप रिवीजन कराना है, उनके साथ रिवीजन कराना है, उनका लेवल एक और ऊपर बढ़ाना है। ये 2 कार्य होते हैं हमारे पास, समूह ए या समूह बी। और ये एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस भी है ताकि हमें ये इंश्योर कराना है कि कोई बच्चा पीछे ना छूट जाए। यही सर्व शिक्षा अभियान
यही गवर्नमेंट की पॉलिसी भी कहती है, यही भारत का संविधान भी कहता है कि राइट टू एजुकेशन के तहत ऐसा कोई बच्चा ना हो जो पीछे छूट जाए। तो आपको इसीलिए जो संदर्शिका में रेमेडियल का जो कार्य है वो दैनिक दैनिक दिवस पे मतलब दैनिक कराना पड़ता है, ताकि उस दिन की दक्षता उसी दिन बच्चे को मिल जाए और वो उसी दिन अपने बाकी दोस्तों के साथ उस कैटेगरी में आ जाए। अल्टीमेट गोल तो हमारा यही है कि समूह ए में कोई बच्चा ना हो और सारे के सारे बच्चे समूह बी में हो। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता तब तक हमें प्रयासरत होना पड़ेगा। अब जब आपने बच्चों को ग्रुप में मतलब अब आप जब आपने देख लिया है कि किस दक्षता में बच्चे कमजोर हैं या दक्षता का लेवल आपकी इस क्लास में क्या है, आपने उन्हें ग्रुप में भी बांट दिया है, तो अब हम आ जाते हैं कि उनका रेमेडियल शिक्षण हमें कैसे करना है। तो रेमेडियल शिक्षण के हिसाब से बच्चा जो है, जो आप देखेंगे कि शब्द पठन जो है एक अल्टीमेट गोल हो जाता है हमारे लिए। बच्चा अगर पढ़ पा रहा है, एफएलएन भी यही कहता है और न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी यही कह पाता है, तो बच्चा अगर पढ़ना सीख गया और बच्चे को अगर हमने सिखा दिया लर्न टू रीड देन ही विल रीड टू लर्न, तो फिर वो सीखने के लिए पढ़ना शुरू कर देगा। लेकिन अगर बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है तो फिर वो आगे कभी सीखने के लिए नहीं पढ़ पाएगा, फिर वो अपने मन से कभी नहीं पढ़ पाएगा। जो हम अडल्ट लोग पढ़ते हैं ताकि कुछ सीख सके, आपको ये जान के बहुत ताज्जुब होगा और आप ये बात जानते भी होंगे आप में से कई लोग, कि जब बच्चे नहीं पढ़ पाते तो उनका पढ़ने में और पूरे पढ़ाई में इंटरेस्ट सिर्फ डाउनवर्ड और नीचे जाता है। इसलिए शब्द पठन पे जोर दिया जाता है सबसे ज्यादा एनईपी के अंदर, एफएलएन के अंदर। अब 4 चरण होते हैं बच्चों को शब्द बनाना पठन में। हम जो है पहला वो वर्ण पहचान करते हैं, फिर वो अक्षर पहचान आते हैं और अक्षरों से शब्द बनाना होता है। तो अब इन 4 चरणों को आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन 4 चरण ही क्रॉस करके हर बच्चा चौथे चरण या शब्द बनाना या शब्द पठन पे आता है। तो आपको ही जानना होगा कि इन 4 चरणों में आपका बच्चा अभी किस चरण में है। अगर वो ग्रुप ए में है जिसको रेमेडियल की जरूरत है, तो क्या वो वर्ण पहचान नहीं करा पा रहा? अगर वो वर्ण पहचान नहीं करा पा रहा तो फिर हमें क्रमिक अनुक्रमिक ग्रिड, तो हमें पहले वर्ण पहचान पे उसे कार्य कराना है। क्रमिक और अनुक्रमिक ग्रिड से वर्ण पहचान और अक्षर पहचान पे उस पर कार्य या मात्रा पहचान पे उस पर कार्य कराना है। फिर अगर बच्चा जो है वर्ण पहचान ले रहा है, अक्षर पहचान ले रहा है, मात्रा पहचान ले रहा है, तो फिर हमें ब्लेंडिंग पे कार्य कराना है, जहां हम एक से ज्यादा लोग को, एक से ज्यादा शब्दों को मिला के उसे पढ़ाना शुरू करते हैं। और ब्लेंडिंग पहले क्रमिक अनुक्रमिक देन ब्लेंडिंग पे जो है हमें कार्य कराना है। और अगर बच्चा जो है अक्षर पहचान पा रहा है लेकिन जोड़ के नहीं पढ़ पा रहा, तो फिर चरण 3 और चरण 4 की गतिविधियों की मदद से हम ये काम करना पड़ता है। तो बच्चों को हमें चरण 1 से चरण 4 पे ले जाना है, जहां पे वो शब्द को पहचान पा रहा है, पढ़ पा रहा है। आपकी जिम्मेदारी फिर हमें आकलन के दौरान नहीं समझ में आ जाती है कि हमें हमें ये समझ में आ जाता है कि हम जो है हमारे बच्चे अभी किस लेवल पे हैं। और अगर आप संदर्शिका की कक्षा 2 की पृष्ठ 178 से 183 पे जाएंगे तो आपको रेमेडियल कार्य की पूरी रणनीति जो है आपके सामने प्रस्तुत हो जाएगी। इस सेशन हम छोटा इसलिए भी रख रहे हैं बिकॉज हम ऐसी कोई नई जानकारी आपको अदर देन की ऐसी हमें कोई नई जानकारी नहीं दे रहे हैं जो संदर्शिका या वर्कबुक में नहीं है। बट हमारे इस सेशन में बैठने का और आपको ये बताने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आपका काम थोड़ा आसान हो जाए, थोड़ा टारगेटेड हो जाए, थोड़ा फोकस हो जाए। और कोई भी चीज अगर आपको पहचाननी हो, कोई भी चीज करानी हो, तो संदर्शिका और वर्कबुक के किस पेज पे कहां से आपको मिलेगी, उसमें आपको मदद मिल जाए। समूह ए के साथ जब रेमेडियल हो जाते हैं तो समूह बी के साथ हम क्या करते हैं? तो समूह बी के साथ जो फिर हम पुनरावृत्ति का कार्य करते हैं। सप्ताह 13 पुनरावृत्ति की जो पूरी वो है, क्या क्या किस किस बिंदुओं पे हमें काम करना है, वो पृष्ठ संख्या 65 में है, जिसमें सप्ताह 7 से लेकर सप्ताह 12 तक की दक्षता है। तो आप जानते हैं कि सप्ताह 13 और सप्ताह 20 में हम पुनरावृत्ति चलाते हैं और पूरे हफ्ते जो है हम सिर्फ पुनरावृत्ति करते हैं। सप्ताह 13 में जब पुनरावृत्ति होती है तो सप्ताह 7 से लेकर सप्ताह 12 तक की दक्षताओं पर पूरा कार्य होता है। और आपके सामने जो इमेज आ रही होगी उसमें लिखा हुआ है कि डे 1 में किस किस दक्षताओं की पुनरावृत्ति कराएं, डे 2 में किस किस दक्षताओं की पुनरावृत्ति कराएं। सो ये एक बहुत ही बेहतरीन डॉक्यूमेंट है आपको, आपके लिए ये प्लान बनाने के लिए कि अगर मैं उस हफ्ते पूरे हफ्ते का रेमेडियल कार्य मतलब रिवीजन कार्य करा रही हूं, तो मुझे हर दिन किस किस दक्षताओं पे कार्य करना है। सप्ताह 20 में जब आप आते हैं तो
आपको पृष्ठ संख्या 90 पे आपको दक्षताएं दी हुई हैं कि आपको हर दिवस किस किस दक्षताओं का रिवीजन कराना है, और इसमें सप्ताह 14 से लेकर सप्ताह 19 तक की दक्षताओं के बारे में बात की गई है। अ, इसी में मैं और जोड़ना चाहूंगा कि जब तृतीय त्रैमासिक प्राथमिकता है जो आपके साथ शेयर की गई है, वो इन्हीं इन्हीं सप्ताहों पे कार्य कैसे कराना उस पर है। लेकिन ये सेशन है कि हम एनवीए की तैयारी कैसे कराएं, रेमेडियल। जो अगर बच्चे ग्रुप, मैं रिवीजन के लिए आपसे कह रहा हूँ कि अगर बच्चे ग्रुप ए में है तो रेमेडियल, ग्रुप बी में है तो पुनरावृत्ति। हम साथ साथ में चल रहे हैं ताकि हमारी कक्षा भी चलती रहे अच्छी, और एनवीए में रिजल्ट भी हमारा अच्छा है। तो ये दोनों हम जो है साथ में लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अब संदर्भ के लिए हम दक्षता के आधार पे आप कार्य पुस्तिका से क्या पढ़ाना है वो मैं आपको बता देता हूँ। आप जानते भी होंगे कई सारे बिंदु इनमें से कि परवेश, जब भी बात होती है अपने आप को एक्सप्रेस करने की, तो मौखिक भाषा विकास पे कार्य करना होता है। तो वो कौन सी दक्षताएं हैं और वो किस कालांश में उसका कार्य होता है, वो मैं आपको मैच करा दे रहा हूँ। तो अगर दक्षता है कि 4 पंक्तियां हाव भाव के साथ सुनाइए, तो वो मौखिक भाषा विकास में आ जाता है। अगर 6 से 8 वाक्यों के अनुच्छेद को पढ़ना है अपने को, तो वो कार्य पुस्तिका भाग 2 और 3 पे आ जाता है। और अगर 5 सरल शब्दों से बने हुए 4 वाक्य को सुनकर लिखना है हमें, तो हम ये देखेंगे कि कलांश 1 पे जब हम कार्य करते हैं तो उसमें हमेशा लेखन कार्य रहता है आखिरी बिंदु। और उसमें यही होता है कि आप लेखन कार्य पे जो है फोकस रहता है आपका। कार्य पुस्तिका में भी होता है कुछ बिंदु इनमें भी, और पाठ्य पुस्तक के कुछ एरियाज को हमें लिखने के लिए दिया जाता है बच्चों को। तो ये जो है पाठ्य पुस्तिका से हम कार्य करा सकते हैं। अब आपके सामने एक महत्वपूर्ण स्लाइड में लेकर आ रहा हूं कि जो भी दक्षताएं जिन पे बच्चों का आकलन होने वाला है, वो आप किन किन सप्ताहों पे कार्य करा सकते हैं उस दक्षताओं के लिए। जैसे गिनती और संख्या पहचान के लिए आप सप्ताह 7 और सप्ताह 8 का इस्तेमाल कर सकते हैं। जोड़ और घटाव के लिए सप्ताह 14, 15, 16, 18, 19, तकरीबन 5 सप्ताह जो है आपको दिए जाते हैं इन दो बहुत ही महत्वपूर्ण दक्षताओं पे काम कराने के लिए। गुणा एवं भाग के लिए सप्ताह 23 पे कार्य करा सकते हैं। नोट एवं सिक्कों का उपयोग के लिए सप्ताह 24, दिवस 3। तो आपके लिए एक दिवस दिया गया है पूरा समझाने के लिए। तो अगर आप 24 सप्ताह 24 दिवस 3 पे कार्य कराएंगे, तो नोट और सिक्कों की समझ कैसे विकसित करनी है बच्चों में, इसकी जो जानकारी आपको मिल जाएगी। पैटर्न की पूरी समझ जो है सप्ताह 11 में दी गई है, यानी कि पूरा सप्ताह जो है आपको पैटर्न समझाने के लिए संदर्शिका में पूरी जानकारी दी गई है। तो आपके पास दिवस 1 से लेकर दिवस 3 तक की लेसन प्लान होंगे कि हम बच्चों में ये विकसित कैसे कर सकते हैं, जो आपको बहुत सारी चीजें मदद करेगा। क्योंकि जोड़ घटाना गुणा भाग कराना तो एक तरीके से हमारी आदत है, लेकिन पैटर्न समझाना या फिर मुद्राएं कैसे पढ़ानी है, इसकी जानकारी अगर आपको एक्टिविटी के माध्यम से कहीं मिल सकती है तो वो सिर्फ संदर्शिका है। इसलिए आपको ये बताया जा रहा है यहाँ पे कि किस सप्ताह और किस दिवस पे कार्य कराने से आपको ये दक्षताएं बच्चों में हासिल कराने में मदद मिल सकती है। तो ये पूरे इस पूरे तो इस सेशन के माध्यम से हम आपको सिर्फ यही बताना चाह रहे थे कि आप अपनी कमर कस लीजिए निपुण विद्यालय असेसमेंट के लिए। और निपुण विद्यालय असेसमेंट में होने वाली किस किस दक्षताओं पे बच्चों को किस किस की तैयारी की जरूरत है, आपके बच्चे कहाँ स्टैंड करते हैं, और उन्हें किस तरीके की मदद और की जरूरत है, और आप संदर्शिका का और कार्य पुस्तिका का कितना बेहतरीन इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके लिए ये सेशन था। आप ये जानते भी होंगे कि हर एक बिंदु के बारे में संदर्शिका में बहुत ही डीप में जाके लिखा गया है। तो उम्मीद यही है कि इस सेशन के बाद आप इस रिकॉर्डिंग को, इस वीडियो को दोबारा देखेंगे और संदर्शिका के उन पेजेस को और दक्षताएं जो आ रही हैं उनको मैच करेंगे। आप ये भी देखेंगे कि वो कौन कौन सी एक्टिविटी हैं जो संदर्शिका में दी गई हैं और आप अपने बच्चों के साथ करा सकते हैं। एक टीचर अपने क्लासरूम के बारे में सबसे ज़्यादा जानता है। हमारा उद्देश्य सिर्फ ये है कि आपकी मदद और कितनी की जा सके अपने क्लासरूम को निपुण बनाने में और आपके स्कूल को निपुण बनाने में, क्योंकि उद्देश्य हमारा और आपका बराबर ही है, इजहाज ही हमारा बने निपुण। और मैं ये आशा करता हूँ कि इस सेशन से आपको कुछ सीखने को मिला होगा और एनवी में आपकी तैयारी जोरदार रहे, इसकी मैं आशा करता हूँ। और इसी के साथ मैं अपना ये सेशन समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।